असली मुक्ति, सच्ची शांति इसी लगातार सोचने वाले मन से खुद को अलग करने में है, उससे अपनी पहचान तोड़ने में। तो ये तो सुनने में ही मतलब क्रांतिकारी लगता है कि हम अपना मन नहीं है। हाँ, टोले समझाते हैं कि हमारा मन तो बस एक मशीन की तरह है, लगातार विचार, यादें, योजनाएं ये सब पैदा करता रहता है, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा हो बस। सही कहा। और हम अनजाने में, बिना सोचे समझे, खुद को इन्हीं विचारों, इन्हीं भावनाओं से जोड़ लेते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ, इसलिए मैं ऐसा हूँ। अच्छा। और यही जुड़ाव, यही पहचान हमारे दर्द का कारण बनती है। टोले इसे पेन बॉडी कहते हैं, हिंदी में शायद दर्द पिंड कह सकते हैं। दर्द पिंड, हाँ ये सही शब्द लगता है। ये हमारे अतीत के जमा हुए भावनात्मक दर्द का एक तरह का ऊर्जा क्षेत्र है, जो हमारे अंदर जमा रहता है। और ये कब सक्रिय होता है? ये तब सक्रिय होता है जब हम पूरी तरह से वर्तमान में नहीं होते, जब हम मन की बनाई कहानियों में खो जाते हैं या किसी पुरानी चोट को याद करते हैं। ये अक्सर अनजाने में होता है, पर ये हमें अभी की सच्चाई से दूर ले जाता है। और यहीं पर अहंकार मतलब ईगो का रोल आता है ना? बिल्कुल। टोले कहते हैं ईगो मन का वो हिस्सा है जो हमेशा इनसिक्योर महसूस करता है। उसे लगता है वो काफी नहीं है, और इसलिए वो अपनी पहचान बाहरी चीजों से बनाता है। मेरे पास क्या है, मेरा पद क्या है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा ज्ञान, मेरे रिश्ते, मेरी मान्यताएं, इन सब से। अच्छा, तो उसे लगातार पुष्टि चाहिए। हाँ, पुष्टि और बचाव, डिफेंस। और वो जीता है मनोवैज्ञानिक समय में। मनोवैज्ञानिक समय मतलब या तो अतीत की यादों में खोया रहेगा, पहले ऐसा हुआ था, वैसा होना चाहिए था, या फिर भविष्य की उम्मीदों और डर में, आगे क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो। हाँ, ये तो बहुत होता है। उसे वर्तमान क्षण, ये जो अभी है, ये पसंद नहीं, क्योंकि अभी में उसका कोई नियंत्रण नहीं है, अभी तो बस है। तो या तो वो अतीत पर अफसोस करेगा या भविष्य की योजना बनाएगा। बिल्कुल। और इसी चक्कर में हमें मौजूदा पल से दूर रखता है, और यहीं से चिंता, तनाव, दुख ये सब पैदा होता है। ये बात वाकई सोचने वाली है कि अहंकार हमें अभी में टिकने ही नहीं देता। टॉयले का एक और गहरा विचार है, मरने से पहले मरना। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? इसका मतलब है ये जो अहंकार और मन से बनी झूठी पहचान है ना, जिससे हम चिपके रहते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसे छोड़ देना। अच्छा। ये समझ लेना कि जिन बाहरी चीजों, उपाधियों या विचारों से हमने खुद को जोड़ा है, वो असल में हम नहीं हैं। मृत्यु तो वैसे भी ये सब छीन ही लेगी, है ना? तो जीवन का असली रहस्य ये रहे कि हम जीते जी इस झूठी मैं से मुक्त हो जाएं। और अपने असली स्वरूप को पहचाने। हाँ, जो इन सब नाम रूप से परे है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती। तो अगर मन, अहंकार और ये मनोवैज्ञानिक समय हमें दुख में फंसाते हैं, तो रास्ता क्या है? बाहर कैसे निकलें? टोले का जवाब तो बहुत सीधा लगता है, अभी में जियो। हाँ, द नाउ, वर्तमान क्षण, जिसे किताब के हिंदी नाम में शक्तिमान वर्तमान भी कहा गया है। शक्तिमान वर्तमान। टोले इस पर बहुत जोर देते हैं कि सिर्फ यही एक पल है जो सच में मौजूद है। सही बात है, अतीत तो गया और भविष्य अभी आया नहीं। जो भी जीवन है वो असल में बस अभी में ही हो रहा है। और जब हम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना इस पल पर ले आते हैं, तो विचारों की जो वो लगातार धारा चलती रहती है ना, हाँ, जो रुकती नहीं, उसमें एक ब्रेक आता है, एक ठहराव, एक गैप। इसे टोले नो माइंड या विचार शून्य स्थिति कहते हैं। पर ये नो माइंड, ये कोई खालीपन या मतलब बेहोशी जैसी चीज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा है। ये गहरी शांति की, जागरूकता की और सतर्कता की स्थिति है। अच्छा। इसमें आपकी चेतना और बढ़ जाती है। आप अपने आसपास की दुनिया को, अपने अंदर की हलचल को ज्यादा साफ साफ महसूस करते हैं, बिना मन के कमेंट्री के, बिना जजमेंट के। और ये कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा पैमाना टोले कहते हैं, वो है आपके भीतर महसूस होने वाली शांति की मात्रा। कितनी गहरी शांति आप महसूस कर पा रहे हैं। तो इस अभी में आया कैसे जाए, खासकर जब दिन भर इतनी भाग दौड़ रहती है? टोले का पहला अभ्यास है विचारक को देखना। हाँ, वॉचिंग द थिंकर। मतलब अपने मन में जो आवाज लगातार चल रही है, जो कमेंट्री चल रही है, उसे बस सुनना। जैसे आप सड़क पर ट्रैफिक की आवाज सुनते हैं, बिना उसमें उलझे, बिना उसे सही गलत ठहराए। ये बहुत ही
शक्तिशाली अभ्यास है, क्योंकि जैसे ही आप अपने विचारों को सिर्फ देखना शुरू करते हैं, आप उनसे एक दूरी बना लेते हैं, अनजाने में ही। अच्छा। आपको ये एहसास होने लगता है कि एक देखने वाला है, एक साक्षी है जो इन विचारों से अलग है, और वही आपकी गहरी चेतना है, आपका असली स्वरूप। ये मैं हूं का एहसास। हाँ, जो किसी विचार पर निर्भर नहीं है, और धीरे धीरे आप अपने दोहराए जाने वाले विचार पैटर्न को पहचानने लगते हैं। वो पुरानी आदतें, वो पुराने टेप। ये दिलचस्प है। मतलब विचारों से लड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी है, बस उन्हें देखना है। और दूसरा तरीका क्या बताया उन्होंने? दूसरा तरीका है अपने ध्यान को पूरी तरह से अभी में केंद्रित करना। मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरी तवज्जो देना। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए आप हाथ धो रहे हैं, तो बस हाथ धोने के लिए नहीं, बल्कि पानी के स्पर्श को महसूस करें, उसकी आवाज सुनें, साबुन की खुशबू, हाथों की हरकत, हर चीज पर ध्यान दें। या सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हर कदम पर ध्यान दें, अपनी सांस पर ध्यान दें। इन छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों को सिर्फ किसी और लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया ना समझें। उन्हें अपने आप में एक अनुभव बनाएं। बिल्कुल। और अपनी सांस के आने जाने को महसूस करना, ये तो अभी में आने का एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली तरीका है, हमेशा उपलब्ध है। तो ये एक तरह से मेडिटेशन ही हुआ, ध्यान ही हुआ, जिसे हम अपनी रोज की जिंदगी में कहीं भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चलते फिरते ध्यान। लेकिन भावनाओं का क्या? जैसे गुस्सा आ गया, या डर लग रहा है, या उदासी है, ये चीजें भी तो हमें एकदम से अभी से खींच लेती हैं। सही सवाल है। टोले भावनाओं को, इमोशंस को मन की शारीरिक प्रतिक्रिया कहते हैं। मन की शारीरिक प्रतिक्रिया? हाँ, मतलब भावनाएं वहां पैदा होती हैं जहां मन और शरीर मिलते हैं। वो अक्सर हमारे अवचेतन मन में चल रहे विचारों का शरीर पर असर होती है। अच्छा। इसलिए अपनी भावनाओं को शरीर में महसूस करना बहुत जरूरी है। कहाँ महसूस हो रहे हैं? सीने में, पेट में, गले में। अगर हम उन्हें महसूस नहीं करते, उन्हें दबाते हैं, तो वो शारीरिक तनाव या बीमारियों के रूप में भी बाहर आ सकती हैं। तो एक सवाल जो हम बीच बीच में खुद से पूछ सकते हैं, इस क्षण मेरे भीतर क्या चल रहा है? क्या भावना है? कहाँ महसूस हो रही है? तो क्या भावनाओं को भी वैसे ही देखना है जैसे विचारों को, बिना उनमें बह जाएं? हाँ, तरीका वही है, बस साक्षी बनना है। भावनाओं का शारीरिक एहसास ज्यादा मजबूत होता है विचारों से, इसलिए उन्हें शरीर में महसूस करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें अच्छा या बुरा लेबल ना दें, बस महसूस करें कि वो हैं। ऐसा करने से वे अपनी ऊर्जा खो देती हैं, आप उनके गुलाम नहीं बनते। और टोले ये भी कहते हैं कि अगर कभी आपके विचार और आपकी भावना में टकराव लगे, तो भावना उस पल की ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखा रही होती है आपके मन की स्थिति के। ये बहुत काम की बात है। अच्छा, एक और पैटर्न है जिसका टोले जिक्र करते हैं, वो है रक्षात्मकता, डिफेंसिवनेस। हम अक्सर अपनी बातों का, अपनी पहचान का बचाव करने लगते हैं। हाँ, और ये सवाल पूछना चाहिए कि हम किस चीज का बचाव कर रहे हैं। अक्सर वो मन की बनाई हुई एक छवि होती है, हमारा अहंकार, मेरी राय, मेरा ज्ञान, मेरा आत्मसम्मान। जब हम इस पैटर्न के प्रति सजग होते हैं, जब हम देखते हैं कि अरे मैं फिर से डिफेंसिव हो रहा हूं, तो उसी पल हम उससे थोड़ी दूरी बना लेते हैं, अपनी पहचान तोड़ देते हैं। और ये समझ आता है कि सच्ची शक्ति बाहरी बचाव में नहीं है। बिल्कुल, वो अपनी आंतरिक उपस्थिति, अपनी शांति में है। ये सारे अभ्यास, चाहे वो विचारों को देखना हो, भावनाओं को महसूस करना हो, या रक्षात्मकता को पहचानना हो, ये सब हमें मन और अहंकार के असर से मुक्त होने में मदद करते हैं। और ये सीधे तौर पे समय के भ्रम को समाप्त करने से जुड़ा है, जैसा आपने पहले भी कहा था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मन जीता ही मनोवैज्ञानिक समय में है। अतीत की यादें, भविष्य की कल्पनाएं। इससे बाहर निकलने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। देखिए, व्यावहारिक घड़ी का समय इस्तेमाल करना अलग बात है, जैसे मीटिंग के लिए समय देखना या ट्रेन पकड़ना, वो जरूरी है। हाँ, वो तो चाहिए। लेकिन मनोवैज्ञानिक समय, मतलब अतीत के बोझ को ढोना या भविष्य की चिंता में लगातार डूबे रहना, यही दुख का मूल कारण है। हमें मन की सादत को देखना होगा कि वो कैसे हर पल अभी से भागना चाहता है, या तो अतीत में या भविष्य में। उसे पकड़ना होगा। हाँ, बस देखना होगा, बिना जजमेंट के। और एक और गहरा अभ्यास जिसका टोले जिक्र करते हैं, वो है आंतरिक शरीर से जुड़ना, कनेक्टिंग विद द इनर बॉडी। ये क्या है? ये थोड़ा अमूर्त सा लगता है। हाँ, सुनने में लग सकता है, पर ये बहुत सीधा सा अभ्यास है।
ये अपने शरीर के भीतर जो जीवन ऊर्जा है उसे महसूस करने का अभ्यास है। जीवन ऊर्जा? हाँ, अपनी त्वचा के नीचे, हाथों में, पैरों में, पेट में, सीने में। क्या आप एक हल्की सी झंझनाहट, एक जीवंतता महसूस कर सकते हैं? शायद कोशिश करनी पड़ेगी। इसे सोचना नहीं है, सिर्फ महसूस करना है। आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लीजिए और अपना ध्यान शरीर के भीतर ले जाइए। पूरे शरीर को एक ऊर्जा क्षेत्र की तरह महसूस करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, और इसका फायदा क्या है? आंतरिक शरीर के प्रति जागरूकता हमें वर्तमान क्षण में बहुत गहराई से टिका देती है, ग्राउंडिंग मिलती है। ये हमें शांति और स्थिरता का अनुभव कराती है, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। टोले तो यहाँ तक कहते हैं कि ये अव्यक्त का, यानी उस अदृश्य स्रोत का दरवाजा है जिससे सब कुछ पैदा होता है। ये हमारी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत कर सकती है और रचनात्मकता को भी बढ़ा सकती है। सांस पर ध्यान देना हमें आंतरिक शरीर से जुड़ने में बहुत मदद करता है। ये सब सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये रिश्तों पर कैसे लागू होते हैं? क्योंकि रिश्ते तो अक्सर, आप जानती हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा मैदान होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। टोले प्रबुद्ध रिश्तों की बात करते हैं, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। वो क्या होते हैं? ये तब संभव होते हैं जब हम रिश्ते में अपना अहंकार लाने के बजाय अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस लाते हैं। उपस्थिति मतलब अपने साथी को या किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अतीत के बोझ के, बिना भविष्य की उम्मीदों के, ठीक इसी पल में जैसे वो है वैसे स्वीकार करना। ये मुश्किल लगता है। मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से संभव है। इसके लिए अपने अनजाने पैटर्न, खासकर जब हमारी पेन बॉडी सक्रिय होती है, उसके प्रति सजग होना बहुत जरूरी है। अच्छा। क्षमा का अभ्यास करना मतलब अतीत की शिकायतों को पकड़कर ना रखना, उन्हें जाने देना। और सबसे महत्वपूर्ण, बिना जजमेंट के सुनना। बस सुनना कि दूसरा क्या कह रहा है, क्या महसूस कर रहा है। टोले कहते हैं सच्चा प्यार उपस्थिति से उपजता है, अहंकार की जरूरतों से नहीं। और सुख दुख के बारे में टोले का क्या कहना है? क्या लक्ष्य हमेशा खुश रहना है? क्योंकि जीवन में तो दुख भी आता है। कुल नहीं, टोले साफ कहते हैं कि सुख और दुख दोनों जीवन के स्वाभाविक हिस्से हैं, जैसे दिन और रात। वो आते जाते रहते हैं, बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। सही। सच्ची शांति इनसे परे है। वो एक गहरी आंतरिक अवस्था है और ये शांति मिलती है अभी को स्वीकार करने से, चाहे परिस्थितियां सुखद हों या दुखद। इसी को समर्पण या सरेंडर कहा गया है। हर सफलता में, वो कहते हैं, असफलता का बीज छिपा है और हर असफलता में सफलता का। सभी बाहरी रूप, सभी स्थितियां अस्थायी हैं, बदलती रहती हैं। तो फिर आनंद कहाँ से मिलेगा? सच्चा आनंद, जॉय, वो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, वो भीतर से आता है, अपने होने के बोध से, द जॉय ऑफ बीइंग। ये समर्पण शब्द जो है, सरेंडर, ये थोड़ा भ्रामक हो सकता है। कई लोग सोचते हैं इसका मतलब है हार मान लेना, निष्क्रिय हो जाना। हाँ, ये आम गलतफहमी है, पर समर्पण का मतलब निष्क्रियता या हार मानना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? ये जीवन के प्रवाह के साथ बहने का गहरा ज्ञान है, उसका विरोध न करना। वर्तमान क्षण जो भी है, जैसा भी है, उसे बिना किसी शर्त के, बिना किसी मानसिक लेबल के, ये बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, स्वीकार करना। लेकिन अगर स्थिति वाकई बुरी है, अन्यायपूर्ण है, तो भी समर्पण करें। यहाँ आंतरिक और बाहरी समर्पण में फर्क समझना जरूरी है। आप आंतरिक रूप से स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं, मतलब उसके प्रति जो आपका मानसिक प्रतिरोध है, जो गुस्सा है, जो कड़वाहट है, उसे छोड़ सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहरी रूप से कुछ नहीं करेंगे। आप बिना किसी आंतरिक प्रतिरोध के, बिना गुस्से या नकारात्मकता के, पूरी तरह से शांत और उपस्थित रहते हुए भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं या किसी स्थिति से दूर जा सकते हैं। मतलब एक्शन ले सकते हैं, पर बिना नेगेटिविटी के। बिल्कुल। ये एक प्रतिक्रियात्मक नहीं होगा जो डर या गुस्से से निकलता है। ये गहरी शांति और समझ से उपजा हुआ कदम होगा। टोले कहते हैं, जब आप बाहरी स्थिति नहीं बदल सकते तो अपनी आंतरिक स्थिति को स्वीकार करें। जो दर्द है, डर है, निराशा है, उसे महसूस करें, पूरी तरह उसका सामना करें। उसे महसूस करना। हाँ, यही समर्पण का चमत्कार है। ये दुख को शांति में बदल सकता है। प्रतिरोध ही दुख को जिंदा रखता है। तो हमने एकार्ट टोले के कुछ बहुत ही गहरे विचारों को समझने की कोशिश की।
निचोड़ यही लगता है कि हमारा जो मन है और उससे जुड़ा अहंकार, वो हमें अतीत और भविष्य में उलझाकर दुख पैदा करता है। सही। और रास्ता है वर्तमान क्षण में, अभी में पूरी तरह से जीना, अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी बनना, उन्हें देखना। हाँ, और अपने आंतरिक शरीर से जुड़ना। और जो भी है, जैसा भी है, उसे स्वीकार करना, यानी समर्पण। बिल्कुल, सार यही है कि सच्ची मुक्ति और शांति हमारे मन के साथ जो हमने पहचान बना रखी है उसे तोड़ने से मिलती है और पूरी तरह अभी में जीने से। ये अपने नाम और रूप से परे अपने गहरे अस्तित्व को, अपनी बीइंग को महसूस करना है, जैसा टोले कहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, गहराई से महसूस करें कि वर्तमान क्षण ही वो सब कुछ है जो आपके पास है। अभी को अपने जीवन का प्राथमिक केंद्र बनाएं। प्राथमिक केंद्र? हाँ, असली बदलाव बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से उतना नहीं आता जितना अपनी चेतना को, अपनी जागरूकता को विकसित करने से आता है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर अभी ही वो जगह है जहां अतीत का असर खत्म हो सकता है और जहां सच्चा बदलाव मुमकिन है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ऐसा कौन सा छोटा सा अनदेखा किया गया पल है? हो सकता है सुबह की पहली चाय का घूंट हो, या ट्रैफिक में इंतजार करते हुए अपनी सांस को महसूस करना हो, या किसी प्रियजन की आवाज सुनना हो, जिसमें पूरी तरह मौजूद रहकर हम शायद किसी गहरे अटके हुए पैटर्न को, किसी पुरानी आदत को खोलने की शुरुआत कर सकते हैं।